Steel. The fundamental parts of a shoot or root are the cortex, and the central cylinder is known as the steel. Thus, the steel is defined as a central vascular cylinder with or without pith and limit the cortex by endodermis. Steel is only present in primary plant body. अब स्टील क्या चीज़ है? टिडोफाइट्स के अंदर इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जितने भी हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स वो होती हैं जिनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स मौजूद होते हैं। अब वो प्लांट्स ज़मीन से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, फूड को कलेक्ट करते हैं और उसके पत्तों तक पहुंचाते हैं। अब ये काम करने के लिए प्लांट्स के अंदर दो तरह के टिश्यूज होती हैं जिनको वास्कुलर बंडल कहते हैं। वो दो तरह के कौन कौन से हैं वास्कुलर बंडल्स? एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो है ये पानी की ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। अब टिडोफाइट्स जो हैं ये चूंकि अर्ली वास्कुलर प्लांट्स हैं, अब इनके अंदर जो स्पेसिफिकली जो वास्कुलर बंडल पाया जाता है और उसके साथ साथ कॉर्टेक्स यानी कि वास्कुलर बंडल के इर्द गिर्द जो लेयर्स हैं या जो सेल्स हैं जिनके अंदर वास्कुलर बंडल्स एम्बेडेड होते हैं, उस दोनों चीज़ों को कंबाइनली स्टील कहा जाता है। इसलिए ये वास्कुलर बंडल और स्टील में ये डिफरेंशिएशन आपने याद रखना है। स्टील इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वास्कुलर सिलेंडर, उसके साथ पित्त, और पित्त होती भी है नहीं भी होती, और सम टाइम ये होता है कि वास्कुलर बंडल जो होता है ये एंडोडर्मस तक भी जाता है और ये सिर्फ प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। टाइप्स ऑफ स्टील। अब स्टील की स्ट्रक्चर के लिहाज से उसको मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहली टाइप उसकी है प्रोटो स्टील। अब प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, स्टील का मतलब वास्कुलर बंडल। द जाइलम इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड मास इन प्रोटो स्टील। इट फॉर्म्स द सेंट्रल कोर ऑफ द स्टील। इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय ए फ्लोएम, यानी कि जाइलम सेंटर में होता है और फ्लोएम इर्द गिर्द होता है। इसकी एग्जाम्पल आगे यहाँ पे दी हुई है, ये प्रोटो स्टील की एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटो स्टील में हैप्लो स्टील है, एक्टिनो स्टील है और प्लेक्टो स्टील है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जाइलम इज इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड मास इन प्रोटो स्टील। इट फॉर्म्स द सेंट्रल कोर ऑफ द स्टील। इट इज कंप्लीट सराउंडेड बाय द फ्लोएम। इसके इर्द गिर्द फ्लोएम होता है जबकि सेंटर में दिस इज द सिलेंडर ऑफ द xylem, this is cylinder of the xylem, this is the blackish cylinder of the xylem, और इसके इर्द गिर्द ये फ्लोएम की लेयर है, इसके इर्द गिर्द भी ये डार्क ब्लैक कलर की फ्लोएम की जो है ना वो लेयर मौजूद होती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोटो स्टील। अब इसकी तीन टाइप्स हैं जो मैंने आपको दिखा दी। हैप्लो स्टील जो है स्मूथ और राउंडर जाइलम वाली होती है, एक्टिनो ये स्टार शेप होती है, और प्लेक्टो स्टील जो होती है ये प्लेट्स वाली या जिसे कहते हैं बंच बने होती हैं, प्लेट्स बनी होती हैं एक दूसरे के पैरेलल। उसके बाद मिक्स्ड पिथ स्टील। The xylem elements trachees are mixed with the parenchymatous cells of the pith. दूसरी टाइप है सिफोनो स्टील। In siphonous steel, the vascular tissue is in the form of the hollow cylinder. Central pith is present. It forms a gap in main cylinder. Leaf gaps may or may not present in the phyllis plants. These are following types of the siphonous steel. अब सिफोनो स्टील की आगे फर्दर टाइप्स हैं ए और बी। आगे ए एक्टोफ्लोइक स्टील, उसके बाद दूसरी है एम्फीफ्लोइक स्टील। आगे एम्फीफ्लोइक स्टील के अंदर मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जो है ना वो आगे हम देखते हैं। This is the ectofloic steel, this is the amphifloic steel, these are the examples of the siphonous steels. उसके बाद है जी एम्फीफ्लोइक स्टील्स में जाइलम इज बाउंडेड बाय द फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस आर प्रेजेंट टुवर्ड द आउटर एंड इनर साइड। उसके बाद मॉडिफिकेशंस हैं। मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या है
कि जो ओरिजिनल स्टील है या ओरिजिनल टिश्यू है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां हैं जो कि कुदरत की तरफ से मौजूद हैं। अब सबसे पहली मॉडिफिकेशन कौन सी है? सोलिनो स्टील। इफ द सिलेंडर और वास्कुलर टिश्यू कंटेन्स नो मोर देन वन लीफ गैप in any transfer section has non overlapping leaf gaps। अब टहनियों के ऊपर लीफ लगी होती है। अब जो वास्कुलर बंडल लीफ की तरफ जाता है वहां पे एक गैप पैदा हो जाता है और वो गैप बेसिकली लीफ ट्रेसेस कहलाया जाता है। और स्टील के अंदर वास्कुलर टिश्यू जो है नो मोर देन वन लीफ गैप इन एन ट्रांसफर सेक्शन, जब ट्रांसफर सेक्शन किया जाता है तो उसमें जो लीफ के दरमियान गैप मौजूद नहीं होता, उसको सोलिनो स्टील कहते हैं। Dictile steel, the gaps overlap with each other. The intervening portion of the vascular tissue between lateral to such leaf gap is known as the meristeel। उसके बाद है पॉलीसाइक्लिक, उसके बाद है यू स्टील। तो ये आपने इस तरह से ही इनको रटा लगा लेना है, याद कर लेना है। तो उसके बाद ये सिंपलीफिकेशन के लिए स्टील की मुख्तलिफ टाइप्स रखी गई हैं। दिस इज द प्रोटोस्टील, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, पेक्टोस्टील एंड मिक्स्ड पिथ। इसी तरह सिफोनोस्टील की दो टाइप्स हैं, ऐसे मॉडिफिकेशन जिसमें 4 तरह की पाई जाती हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्टील। उसके बाद है जाइलम। जाइलम की कंडीशन क्या होती है? द वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट इज नोन एज जाइलम। जाइलम की आगे मुख्तलिफ पार्ट्स होती हैं जिसमें प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है। जो जाइलम शुरू में बनता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं और जो बाद में डेवलप हो चुका होता है, बड़ा हो चुका, ओल्ड जो हो चुका होता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। उसके सेल्स बड़े होते हैं, प्रोटोजाइलम के सेल छोटे होते हैं। एक्स आर्च, maturation of the xylem starts from center and towards the periphery। यानी कि जाइलम जो है वो सेंटर में मच्योर होता है। सेंटर में मतलब ये है कि उसका जो सबसे बड़ा सेल होता है वो अंदर की जानब होता है और बाहर की जानब सेल बनना शुरू हो जाती हैं। मतलब मैचुरेशन अंदर से होती है और बाहर की जानब ये चलती हैं। मीजार्च, मैचुरेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर, मेटाजाइलम इज लाइंग इन द मिडल ऑफ द प्रोटोजाइलम। उसके बाद है जी एंड आर्च। एंड आर्च के अंदर मैचुरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब साइडों से। ये दिस इज द लार्जेस्ट सेल, दिस इज द लार्जेस्ट सेल। और जैसे जैसे सेल डिवाइड होते चले जाती हैं वो छोटी होती हैं। शुरू में सेल छोटी होती हैं, बाद में ये बड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले जो जाइलम का सेल बनता है वो बाहर की जानब बनता है और अंदर की जानब वो उसके सेल बनते हैं, इसको एंडार्च कहा जाता है। उसके बाद है जी फोसल्स एंड फोसलाइजेशन इन प्लांट्स। अब जब हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, रॉक्स के अंदर, मुख्तलिफ माउंटेन्स के अंदर प्लांट से कुछ पार्ट्स मिलते हैं, पत्थरों के ऊपर दरख्तों के लीव्स लगी होती हैं, स्पोर्स की डिप्रेशंस होती हैं, फ्लावर्स के डिप्रेशंस होती हैं, स्टेम्स के डिप्रेशंस होती हैं। फूसल्स के मतलब आप जानते होंगे कि ये क्या चीज होती है। बेसिकली द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर द सिग्नेचर ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, हिस्ट्री बनने से पहले वाले जो टाइम थे उस वक्त बहुत, जब जमीन जो है ना मार्ज वजूद में आई, 7 हिस्सों में तकसीम हुई, उस वक्त बड़े बहुत ज्यादा तूफान आए। तूफान के आने से जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हुए, फिर मजीद उसके ऊपर फ्लड्स आए, तूफान आए। उससे क्या हुआ कि जमीन के ऊपर जो भी दरख्त थे या एनिमल्स थे वो सारे के सारे डेड हो गए। डेड होने से वो जमीन के तले दब गए। दबने से उनके ऊपर लेयर से मिट्टी की लेयर जो है ना, कई लेयर आती रही और वो लेयर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि चट्टानों की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली, पहाड़ और पत्थर बन गए। अब उनके दरमियान जो इस किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेस हो गए थे, प्रेस होने के बाद उनकी एक खास शक्ल उनमें डेवलप हो गई, उसको थे फोसल्स एंड फोसलाइजेशन। जो फिनोमेना है उसको फोसलाइजेशन कहा जाता है। तो ऐसी स्टडी जिसमें फोसल्स के बारे में, प्लांट्स के फोसल के बारे में स्टडी किया जाता है उसको paleobotany कहा जाता है। The study of fossils of plants is called the paleobotany। Fossils are used to study organisms present in the past।
तो ये मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी, ये आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद फॉसिल्स की इम्पोर्टेंस क्या है? They provide us knowledge about the evolution of plants. The extinct plants tells us some stages through which existing group have passed during the geological time scale. Fossils plants give the historical approach to plant kingdom. Fossils are helpful in classification of plants. Fossils plant can be used in the field of the descriptive and the comparative anatomy. उसके बाद फॉसिलाइजेशन, ये प्रोसेस जो है ये होता कैसे है? The process of formation of the fossil in rocks is called the fossilization. First of all, the wind or stem-borne plant come into water and become saturated. Now it begins to sink. यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हवा या फर्स्ट ऑफ ऑल द विंड और स्टेम बॉर्न प्लांट, यानी कि विंड और स्टेम बॉर्न प्लांट ऐसे प्लांट्स जो कि हवा के जरिए इजीली टूट फूट जाते थे या हवा के अंदर मोलक थे, और जिसका स्टेम थे वो सारे के सारे पानी के अंदर गए, वो सैचुरेट हुआ, पानी सैचुरेट होने के बाद वो सिंक होना यानी डूबना शुरू कर दिया। तो फिर उसमें क्या हुआ, एंटायर प्लांट और सम पार्ट ऑफ इट लाइज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और ऐसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरह वो पानी के ऊपर लेयर दर लेयर बनते चले गए। बंटन सेडिमेंट्स will cause rapid accumulation and plants will be separated from one another. The weight of the accumulated sediments will flatten it. The sediments increase in the thickness, compact. As a result, less resistant and more compressible plant parts tend to the न्यू पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल थिकनेस। ये इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही दूंगा, जैसे आपके पास एक प्लांट हो, ये कहीं से शूट ले लें, कोई टानी किसी प्लांट की छोटी सी, उसको आप किताब के अंदर रख लें, तो किताब को बंद कर दें, उसके ऊपर वजन डाल दें, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो उस बुक के वजन की वजह से जो है ना बिल्कुल बुक के पेजेस की तरह बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। तो अगर आप हर पेज के अंदर ऐसे प्लांट या लीव्स रखते जाएं और उसको बुक को प्रेस कर दें किसी वजन के साथ, तो ये एक लेयर बनती चली जाएंगी। इन लेयर को सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, जो कि समुद्र के अंदर बनती चली गई थी। और उनके दरमियान जो प्लांट्स लीव्स के अंदर रखे हुए हैं, उन्होंने अपना डिप्रेशन यानी कि एक शक्ल जो उनकी थी ओरिजिनल, वो उसके ऊपर प्रिंट हो गई, तो इसको कहते हैं फॉसिलाइजेशन। अब फॉसिल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली है petrification are the mineralized plants. In this types of the plants fossils, the original cell of the plant tissue is retained by means of some minerals like silica etc. इसमें क्या होता है इस कंडीशन के अंदर कि प्लांट का जो सेल है या उसका जो टिश्यू है वो ओरिजिनल शक्ल में मौजूद होता है। These minerals are inflated in tissues and the type of cells. Sometimes material in a plant may be preserved. कोल बाल्स और सिल्सिफाइड वुड, समटाइम ये वुड की शक्ल कभी आपने देखा हो मूवीज के अंदर या कहीं इंस्टीट्यूट में कभी आपने विजिट किया हो, तो उसमें आपने देखा होगा प्लांट्स जो है ऐसे खड़े खड़े जो है ना पत्थर बन जाते हैं। ऐसे फील होता है ये पत्थर के जो है ना प्लांट्स बनाए गए हैं, बेसिकली वो बनाए गए नहीं, वो फॉसिलाइज्ड प्लांट्स होते हैं। और वो ऐसा ऐसा जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता गया और उनकी जो वुड थी वो सिलिकॉन में तब्दील हो गई। दूसरी टाइप से उनकी है मोल्ड्स। इन दिस टाइप ऑफ द प्लांट फॉसिल द फॉर्म ऑफ द प्लांट इफ प्रिजर्व्ड एज ए कास्ट, here the internal structures are destroyed and carbonaceous substances of the plant are totally gone. Stem, leaf, larger seeds. मोल्ड्स में क्या होता है कि जो प्लांट टिश्यू होता है मुकम्मल प्रिजर्व हो जाता है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है और उसकी एक शक्ल बन जाती है खास। कभी आपने देखा हो मिट्टी के अंदर जब मिट्टी खोदें या फिर समुद्र के साहिल पे आप गए हो, वहां से आपको कोई छोटा सा पत्थर मिला हो या कोई दरिया की तरफ हो, खुश्क दरिया में कभी आप गए हों, तो वहां पे मिट्टी के छोटे छोटे ढेले सम टाइम मिलते हैं और उसके अंदर सुराख होते हैं। और वो सुराख बेसिकली क्या है होते हैं, वो एक्चुअली जो पानी के में रहने वाले स्नेल्स और जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली उन मिट्टी के अंदर रहते थे। जब दरिया खुश्क हुआ और वो अंदर से एनिमल मर गए, मरने के बाद वो मिट्टी जो है वो खुश्क हो गई, खुश्क होने के बाद उसने सेडिमेंट्री कंडीशन इख्तियार कर ली, वो अंदर से खोखले हो गए। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मोल्ड्स।
उसके बाद कंप्रेशन इन दिस टाइप ऑफ द प्लांट फॉसिल, द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द प्लांट मॉडिफाइज एंड लीव्स इंप्रेशंस ऑन द सेडिमेंट व्हिच ओवरलाई इट। कंप्रेशंस में होता है जस्ट लाइक, जैसे इस एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अगर आप अपने हैंड्स को उसकी पाम के ऊपर इंक लगा के दीवार के ऊपर, वाइट दीवार के ऊपर आप लगाएं तो आपके हाथ उसकी फिंगर्स का निशान जो है ना आपकी दीवार के ऊपर पड़ जाएगा, और पाम के ऊपर जो लाइनें हैं, जो फिंगरप्रिंट्स है, वो भी आपको नजर आएंगे। अब इसी तरह जो पुराने जमानों में लीव्स गिरने के बाद उन्होंने पत्थर के ऊपर अपना प्रिंट दे दिया, दिस इज नोन एज द कंप्रेशंस। कंपैक्शन और mummified plants, the plant fragments remains original form or remains intact. Aggregations of plant material found in the peat ignite represent large scale mummifications. मम्मी मूवी आपने देखी होगी, उसमें बेस्ट एग्जांपल्स आपको अंडरस्टैंड आप उसमें कर सकते हैं कि उसकी ओरिजिनल शेप जो होती है, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी वो सेम रहती है, ठीक रहती है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर पत्थर बन चुका होता है, या उसकी शक्ल जो है ना वो सिलिकॉन सिल्सिफाइड हो जाती है। Impression, this type of the plants fossils, the root, stem, leaves, fruits and seeds are preserved at impression such a fashion that it seems to be the actual dried specimens laid on the stones. उसके बाद एम्बर, coniferous plants exudes resinous substances. It drops the floor of the forests. It accumulates and the hardened over the edges. Insects, fragments of plants and other animals get preserved in it, become falsified, is called the ember. यानी कि बहुत सारे प्लांट्स उसके अंदर से गम्स निकलती हैं, रेजन्स निकलती हैं। फॉर एग्जांपल चील का पौधा आपने देखा होगा, दरख्त होता है, उसको कट लगाए तो उसके अंदर से रेजन निकलती है, उस रेजन को आमतौर पे ब्रोजा कहती हैं। उस ब्रोजे से आमतौर पे जो है ना वो ये मुख्तलिफ कॉस्मेटिक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी की सारी रेजन्स होती हैं। ऐसे ही किकर के अंदर आपने देखा होगा, उसको कट लगाए उसके अंदर से गम निकलती है, और वो गम स्वीट होती है, उसको हम खाते भी हैं। तो ये पुराने जमानों में भी कुछ बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स रहते थे जिनके अंदर से रेजन से निकलती थी। रेजन चूंकि ये स्टिकी होती है, इसके अंदर कोई भी एनिमल अगर फंस जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता। लिहाजा उस वक्त क्या होता था कि रेजन निकलती थी, तो उसमें जो एनिमल्स फंस जाते थे वो दब जाते थे जमीन के अंदर, और उस कंडीशन को कहते हैं एम्बर। उसके बाद टिडोफाइट्स में आगे उसकी टाइप्स शुरू हो गई हैं। उसकी पहली टाइप्स जो है उसका जो अपना डिवीजन है वो सिलोप्सिडा है, पी साइलेंट है, इसको आपने सिलोप्सिडा पढ़ना है। सिलोप्सिडा में सबसे पहले इसकी टाइप है साइलोटम, तो ये आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। साइलोटम को, ये सबसे पहला प्लांट है जमीन के ऊपर जो कि आइडेंटिफाई हुआ था, इसका नाम रखा गया साइलोटम। साइलोटम की जो मार्फोलॉजी है वो पीछे आपने देख ली है, और उसकी ब्रांचेस, उसकी सिर्फ लीव्स नहीं है, बाकी उसका फ्रूट मौजूद है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, साइलोटम की ये उसकी जो है ना कुछ रेडकी बनाई हुई है, अब इसको इजी अंडरस्टैंड के लिए ये उसकी लाइफ साइकिल दी हुई है। उसके बाद लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में मॉसस हैं, क्लब या स्पाइक मॉसस उनको कहा जाता है। इसमें इसकी एग्जांपल है स्लेजिनेला। स्लेजिनेला जो है दिस इज द वाटर प्लांट, ये पानी के अंदर ग्रो करता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा बहुत है इसमें जो है ना वो आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो इजीली जो है ना आपको समझ आ जाएगी। चंद एक आधा को क्वेश्चन जो है ना वो 1 या 2 नंबर का आ सकता है। तो उसके बाद जो इसमें एग्जांपल है, ये स्लेजिनेला के अंदर एक फिनोमेना है हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ होती है। अब इस लेजिनेला के अंदर 2 तरह के जो है ना स्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं। एक को कहते हैं मेगास्पोर, एक को कहते हैं माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर बड़े स्पोर्स होती हैं, माइक्रोस्पोर छोटे स्पोर्स होती हैं।
अब इस कंडीशन को हेटेरोस्पोरी कहा जाता है। ऐसे प्लांट जो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हेटेरोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं। तो ये मेगास्पोरेंजियम में और मैक्रोस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। इनको ये स्लेजिनेला फर्स्ट लैंड प्लांट है जिसने स्पोर बनाना शुरू किए। उसके बाद है जी आगे चलते जाएंगे। इसमें डेवलपमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं। तो आगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें आप देख लें कि अल्टरनेशन जनरेशन, जैसे मैंने शुरू में भी इस स्लेब कोर्स में शुरू में बताया था कि अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है कि मेटोफाइटिक जनरेशन और स्पोटोफिटिक जनरेशन जो है दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं। इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्रोड्यूस किस तरह से करती हैं? गिमेटोफाइट जो है ये स्पोरोफाइट को बनाता है, जबकि स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और वो स्पोर जो हैं जर्मिनेट करके गमीटोफाइट को प्रोड्यूस करती हैं। दैट इज नोन एज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद है जी एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट ऑफ द स्लेजिनेला। स्लेजिनेला के अंदर जो है ना सीड हैबिट सबसे पहले डेवलप हुई थी, तो उसके बाद ऐसा ऐसा बाकी प्लांट्स ने भी ये हैबिट जो है ना वो अडॉप्ट कर ली। दैट्स व्हाई दिस प्लांट इज नोन एज द फर्स्ट लैंड प्लांट हु एक्वायर्ड द सीड हैबिट। उसके बाद है ये एक्यूसिटम। एक्यूसिटम को हॉर्स टेल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है ये आप देख रहे हैं घोड़े की दुम की तरह की होती है। दैट्स नोन एज द हॉर्स टेल। तो उसके बाद इसकी आगे स्ट्रक्चर है राइजोम, लीव्स, रूट्स, एरियल ब्रांचेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं। फिर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको भी आपने जरा देख लेना है, इसकी स्टील के बारे में भी बताया हुआ है। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, इसको भी जस्ट आप गो थ्रू कर लें, ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद है जी मार्सिलिया। तो मार्सिलिया दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ द टेडोफाइट। तो मार्सिलिया आमतौर पे आपने देखा होगा ये खालों के अंदर जहाँ पे पानी खड़ा होता है, आगे आप मौसम गर्म हो रहा है ना, आप देखेंगे खालों के अंदर एक जो है ना छोटे छोटे पत्तों वाली एक बूटी तैर रही होती है, वो आमतौर पे मार्सिलिया कहलाती है। उसके पत्ते बाहर होते हैं पानी के ऊपर और उसके ये स्टेम जो होती हैं वो सारे सारे पानी के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप उसको निकाल के देखें तो ये इस तरह से स्टेम एलोंगेटेड, वहां से उसकी ब्रांचेस बाहर निकल रही होती हैं। दैट इज द मार्सिलिया। तो ये जो है ना इसकी जीनस जो है ना वो यहाँ पे गलत लिखी हुई है, पोलीपोडियम लिखा हुआ है। तो इसको बेसिकली ये मार्सिलिया है, इसको वाटर फर्न भी कहा जाता है। तो आगे इसकी आपने स्ट्रक्चर और हैबिटेट वगैरह याद कर लेना है, इस पर टा लगा लें। फिर इसकी लीफ की स्ट्रक्चर आपने ज़रूर याद करनी है क्योंकि ये पेपर में आ सकती है। तो इसमें इसके लीफ के अंदर चूंकि एयर कैविटीज होती हैं, इसलिए ये पानी के ऊपर तैरता है। इसके ऊपर सतह पे भी और नीचे सतह, दोनों सतह पे जो है ना वो स्टोमेटा मौजूद होती हैं। उसके बाद इसमें स्पोरोकार्प होता है जिसके अंदर इसके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर्स उसमें मेटोफिटिक जनरेशन को डेवलप करती हैं। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे इसकी फर्टिलाइजेशन, इसकी लाइफ साइकिल के बाद सीड हैबिट, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। तो सीड हैबिट का टॉपिक जो है ये आई थिंक सो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी हम स्टडी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर जिम्नोस्पर्म का जो है वो शुरू करेंगे। तो अब इसमें अपने जो मैंने कंटेंट्स आपको अच्छी तरह पढ़ाए हैं उनको अच्छी तरह याद कर लें और बाकी जो कंटेंट्स रीडिंग के लिए कहीं हैं, गो थ्रू करने के लिए कहीं है, उसको अच्छी तरह से करना है। लेकिन कोशिश करें कि इन सारे मटेरियल को, सारे सब्जेक्ट को आपने बर्ड आई व्यू जरूर करना है।